विकास के तराजू पर इसे लोकतंत्र के रखवाले तौलते हैं तो उनका दिखावा ऐसे माहौल में कर दिया। जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं टीएन मनीष। आज सुलगते सवाल में बात हिंदुस्तान के दिल में इन दिनों राजनीतिक गलियारे में धड़क रहे उपचुनाव की सरगर्मियों की। ये जो सुगबुगाहट है, इस सुगबुगाहट ने अभी से कई तरह की करवटें लेनी शुरू कर दी है। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये दो बड़े नेताओं के राजनीतिक अस्तित्व और भविष्य की दिशा तय करने वाला मसला है। जिस तरह से सबको पता है कि किस तरह कमलनाथ को मात्र 15 महीने में ही कांग्रेस की सरकार के साथ कुर्सी से बेदखल होना पड़ा और उस पूरे मामले में राजनीतिक हीरो बने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया और शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खोल दिया। अब इस पूरे मामले में कमलनाथ बुरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं और वो हर कोशिश इस बात की करने में जुट गए हैं कि उपचुनाव में 24 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे किया जाए। और इसी कड़ी में राजनीति जो है वो रणनीति का दूसरा नाम है और रणनीति के लिए कांग्रेस ने पीके फार्मूला बनाया है। पीके यानी प्रशांत किशोर। इस प्रशांत किशोर नाम का जो फार्मूला है, उसमें इस राजनीतिक रणनीतिकार के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कांग्रेस को यह उम्मीद है कि प्रशांत किशोर के सर्वे, उनकी सोशल मीडिया की शोशेबाजी, उनकी राजनीति की जो शैली है, उस शैली में किस तरह से वो इस बार हिंदुस्तान के दिल को कांग्रेस के हिसाब से धड़का पाएंगे। तो इन तमाम सवालों के बीच दिग्गी राजा के भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने इस बात की मीडिया के सामने भी पुष्टि कर दी है कि पीके को कांग्रेस ने रणनीति में शामिल किया है और प्रशांत किशोर की टीम के सर्वे के साथ 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कांग्रेस का अपना सर्वे भी चल रहा है। उनका तो ये भी दावा है कि सर्वे में रिपोर्ट सकारात्मक आई है। बमोरी का जहाँ तक सवाल है, मुझे प्रभारी नहीं बनाया है। प्रभारी तो पार्टी जो बनाएगी, इसकी और जो आएंगे संगठन का काम देखने, मुझे उनकी मदद करने के लिए कहा गया है। किसी का नाम नहीं, मैं उम्मीदवार चयन करने में मेरी कोई भूमिका नहीं है। उम्मीदवार चयन पार्टी अपने सर्वे के आधार पर करेगी। पार्टी का सर्वे चल रहा है। प्रशांत किशोर जी हैं जिन्होंने कई चुनावों में जितवाया है कई पार्टियों को, तो वो सर्वे कर रहे हैं और पार्टी का एक इंटरनल सर्वे हो रहा है। दो सर्वे हो रहे हैं। उसके बाद जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए हम काम करेंगे सब मिलकर। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सुलगता हुआ सवाल यह भी है कि क्या प्रशांत किशोर ज्योतिरादित्य सिंधिया के तिलिस्म को भेद पाएंगे, तोड़ पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। कारण है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का पर्याय रहे सिंधिया 16 सीटों के साथ अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। न केवल 16 में बल्कि पूरे 24 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ताकत झोंकने का पूरा की पूरा न केवल मन बना चुके हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ वो कदम ताल भी लगातार कर रहे हैं। इस बीच में प्रशांत किशोर की अगर एंट्री होती है, जैसा कि लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाने एक खबर यह भी चल रही है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। न केवल ठुकरा दिया है, बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा प्रशांत किशोर को कमलनाथ का साथ देने के आग्रह के बाद भी उन्होंने साफ तौर पर मना किया। कारण इसके पीछे बताया जा रहा है कि पीके की मंशा ये थी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ
व्यापक स्तर पे जुड़े लंबे समय के लिए। वो लंबी पारी खेलना चाह रहे थे। अब वो लंबी पारी खेलना क्यों चाह रहे थे? क्योंकि ये सबको पता है कि प्रशांत किशोर का जो जादू है वो धीरे धीरे किस तरह से खत्म हुआ है और किस तरह से अब वो ये चाह रहे हैं कि उनको एक ऐसा असाइनमेंट मिले जो कि टेस्ट क्रिकेट का पर्याय बने। लेकिन इस समय आला कमान जो कांग्रेस का है उसने साफ तौर पर प्रशांत किशोर के लिए किसी तरह की कोई बयानबाजी, किसी तरह का कोई रुख अपना स्पष्ट नहीं किया। तो ऐसी सूरत में कमलनाथ और उनकी टीम के सामने प्रशांत किशोर के लिए केवल एक प्रस्ताव था कि आप जो है 24 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस में रणनीतिकार के तौर पर अगर जुड़ते हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन प्रशांत किशोर, जिसको कि एक समय में शाश्वत गौतम ने भी अपने स्तर पे आईना दिखाया था, ये भी बिहार का ही एक चेहरा है जो कि विदेशों से पढ़ करके आया है, जिसके अंदर विरासत में राजनीति के गुण हैं, क्योंकि इनके परिवार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर विधायक तक हुए। तो इन्हीं शाश्वत गौतम ने इन पे कंटेंट थेफ्ट यानी कि सामग्री के चोरी का, यानी कि जो लेखन सामग्री की चोरी का भी मामला है। इसके अलावा आरटीआई के माध्यम से प्रशांत किशोर की शिक्षा दीक्षा पर भी सवाल उठे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव की अपनी एक तासीर होती है, अपनी एक तस्वीर होती है, लेकिन प्रशांत किशोर के पास उपचुनाव के लिए इस तरह का अलग अनुभव अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि वो विधानसभा और आम चुनावों में तो उन्होंने अपने रणनीति का कहीं ना कहीं जो है प्रदर्शन किया है। ऐसी सूरत में वीके न्यूज ने ग्वालियर चंबल की पत्रकारिता की गहरी समझ रखने वाले पत्रकार अतुल सक्सेना से जब चर्चा की तो उनका भी ये साफ तौर पर कहना था कि कमलनाथ जो है इस समय बिल्कुल भूखे शेर की तरह है और वो हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि जनता के सामने इस हालत में कांग्रेस पहुंचे कि जनता उनकी बात को माने और ये बात स्थापित हो सके कि कांग्रेस पार्टी के साथ में धोखा हुआ, लोकतंत्र के साथ में धोखा हुआ। लेकिन क्या उपचुनाव के चलते कांग्रेस अपने अंतर्विरोध, कांग्रेस अपनी गुटबाजी और तमाम तरह की कलह के बीच और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे उस बड़े चेहरे के बीच जिनका कि अपना दबदबा आज से नहीं, उनके पिताजी, उनकी दादी के समय से ग्वालियर चंबल अंचल में पूरी तरह से स्थापित हुआ है इस परिवार का, तो ऐसी सूरत में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी की कमान में आ जाने के बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सत्ता के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने जादू को बरकरार रख पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होगी कि कांग्रेस कैसे महाराज के तिलिस्म को तोड़ती है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं और जिन पर सिंधिया का यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत प्रभाव है और ये उनके प्रभाव वाली सीटें ही कांग्रेस को जीतना इस समय बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रही हैं। इसके लिए कांग्रेस जो है वो सारे हथकंडे अपना रही है। अब चूंकि कमलनाथ के अपने 4 दशक के राजनीतिक सफर का जो सबसे महत्वपूर्ण पायदान थी मुख्यमंत्री बनना मध्य प्रदेश का, वो मात्र 15 महीने में ही दूर हो गए। तो वो एक घायल शेर की तरह इस समय काम कर रहे हैं और चूंकि सिंधिया का भी राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है, क्योंकि सिंधिया ने ताकत दिखाते हुए 22 विधायकों के साथ कांग्रेस को सत्ता से अलग किया और भाजपा ज्वाइन करी, भाजपा की सरकार बनवाई, तो उनके लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है ये चुनाव जीतना। और चूंकि उनके प्रभाव वाली, उनके गढ़ वाली, उनके घर वाली जो 16 सीटें हैं वही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उपचुनाव के साथ साथ हम आज जो सुलगता सवाल कर रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर जो अपने आप में एक रणनीतिकार कहलाते हैं और चुनावी तौर पर उनको मास्टर स्ट्रोक खेलने में बड़ा माहिर बताया जाता है, उनके पास में सफलता के नाम पे 3-4 जो बड़े उदाहरण हमेशा पेश किए जाते हैं। लेकिन इस बीच में क्या प्रशांत किशोर के साथ में पिछले दिनों जिस तरह की स्थितियां बनी, जिस तरह से जदयू ने
उनको बेइज्जत करके निकाला, जिस तरह से उनकी कलई खोली, जिस तरह से एक तरह से ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस और बीजेपी के दुश्मन दलों ने, जो प्रतिस्पर्धी हैं राजनीतिक तौर पर, कहीं ना कहीं कोई सुपारी दी थी क्या इस बात के लिए कि वो फूट डाल दे जदयू और बीजेपी के गठबंधन में। लेकिन ये मामला इसलिए हो ना सका कि समय रहते नीतीश जाग गए, और जब नीतीश जाग गए तो प्रशांत किशोर को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जदयू में रहते हुए हिलोरे भी ले रही थी। और एक समय ऐसा था जब ये रणनीतिकार उस दल में अपने से बड़ा किसी को भी स्वीकार करने की तैयारी में नहीं दिखा, न मानसिक रूप से और न सामाजिक रूप से, न राजनीतिक रूप से। तो ऐसी सूरत में अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ उनको हायर कर चुकी है, तो क्या कमलनाथ ने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? क्योंकि कमलनाथ एक भरोसा करके बड़ा धोखा दिग्गी राजा के साथ खा चुके हैं। अब दूसरी बार इस तरह के रणनीतिकार जिनके पास में उपचुनाव का किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है, ऐसे में जो अंचल के पत्रकार हैं उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, उपचुनाव का मामला है, स्थानीय मुद्दों पर होता है, चेहरे का चुनाव है, चुनाव चिन्ह बाद में है, प्रत्याशी की अपनी खुद की जो पकड़ है विधानसभा क्षेत्र में उसका मामला है। तो ऐसी सूरत में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में उनके अंध भक्ति के साथ राजनीतिक तौर पर 22 विधायकों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कराया था, दोबारा अब कमलनाथ वर्सेस सिंधिया के बीच क्या पीके नाम की कोई कड़ी किसी तरह से राजनीति की नई परिभाषा गढ़ेगी? तो इस पर स्थानीय स्तर पर मुद्दों की समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार भी यही मानते हैं कि उपचुनाव अलग तासीर का है। ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं रिस्क ली है। अब ये जो रिस्क है, ये रिस्क कितनी मजबूती के साथ अपने आप में रिस्क को फिक्स में तब्दील करती है, यह देखना बाकी है। अब कांग्रेस भी इसे जीतने के लिए हर रणनीति अपना रही है। इसके लिए उन्होंने जो सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में पिछले दिनों उभरे हैं प्रशांत किशोर यानी पीके, उनको हायर किया है, यह सबको जानकारी है। अब पीके एक ऐसा नाम है जिनके नाम के साथ यह जुड़ा हुआ है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी थी केंद्र में, उसका श्रेय उनको जाता है। बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार बनी थी उसको जिताने में उनकी रणनीतियों का माना जाता है। आंध्रा में जगन रेड्डी की जो सरकार बनी थी उसमें भी उनका रोल माना जाता है। और अभी हाल में ही दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें केजरीवाल के जीत के पीछे भी कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि पीके की यानी प्रशांत किशोर की रणनीति काम आई थी। अब देखिए, ये जो चुनाव थे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो, चाहे जो विधानसभा स्तर के चुनाव होते हैं, उनमें अंतर होता है। राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो उस हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये जो उपचुनाव होते हैं, बाई इलेक्शन का अनुभव तो प्रशांत किशोर के पास है नहीं। और बाई इलेक्शन जो है स्थानीय समस्या और प्रत्याशी के चेहरे को देखकर लड़ा जाता है, प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर उस पर प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि कांग्रेस ने ये जो करोड़ों का सौदा किया है वो कितना असरकारक होगा, क्योंकि सिंधिया की हालत ये है, सिंधिया की स्थिति ये है कि जब वो एक झटके में अपने 22 विधायकों को, जिनके साथ 6 कैबिनेट मंत्री भी थे, जो वो भी साथ में आ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आता हूं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की राजनीति मैंने नजदीक से देखी है अपने पत्रकारिता के अनुभव में। यहां स्थितियां ये हैं कि जो नेता कहता है प्रत्याशी वो क्या करता है, उसे मतलब नहीं है वो नेता किस पार्टी से है। और वर्तमान ग्वालियर की अगर अपन बात करें तो जो ग्वालियर में जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें यही हालात हैं कदाचित कि हम तो नेता को जानते हैं, वहां के प्रत्याशी करें हम नहीं जानते भाजपा क्या होती है, कांग्रेस, जहां नेताजी कहेंगे हम तो वहां वोट देंगे। तो इन चीजों का, जमीनी हकीकतों का अनुभव प्रशांत किशोर को नहीं है।
तो मुझे लगता है, मेरा कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी रिस्क ली है। अब ये रिस्क जो है उसको फिक्स करती है या नहीं करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मजे की बात यह भी है कि प्रशांत किशोर को लेकर के जिस तरह की बात हो रही है कि प्रशांत किशोर को हायर कर लिया गया है, करोड़ों का सौदा किया गया है और बड़े स्तर पे वो काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो माहिर हैं, तमाम तरह की बातें। लेकिन इन बातों में कांग्रेस के भीतर ही दो तरह की बातें चल रही है। एक धड़े में ये बात चल रही है कि पीके हायर हुआ है और दूसरे धड़े में ये बात चल रही है कि उसने टुकड़ों में काम करने से मना कर दिया था, इसलिए प्रशांत किशोर के साथ इनका सौदा पट नहीं पाया। और जबकि इस बीच में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता और पुराने प्रवक्ता जो अपने चुटीले ट्विटरों और चुटीले तौर पर सोशल मीडिया में विपक्ष की भूमिका को जीवित रखने की कोशिश करते नजर आते हैं, के मिश्रा, वे जो है ग्वालियर में कैंप कर चुके हैं और इस समय कांग्रेस का जो वॉर रूम है वो ग्वालियर में बन चुका है। यानी अब जो ग्वालियर है मध्य प्रदेश का, जो कि सिंधिया राज परिवार के नाम से भी काफी पहचाना जाता है, उस अपनी जमीन पर, अपनी माटी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया 16 विधानसभा सीटों के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से मैदान पर होंगे तो यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पीके की मौजूदगी में या बिना पीके के भी क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस तरह की रणनीतिक चक्रव्यूह में घेर पाएगी कि वो केवल और केवल 16 सीटों तक ही केंद्रित होकर रह जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उनसे 4 कदम आगे बढ़ते हुए इस तरह से आकार लेगी कि 24 सीटों पर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को समान भाव से पहुंचने का, अपनी बात रखने का, कार्यकर्ताओं के सामने अपने चेहरे का जादू चलाने का, जनता के समक्ष अपने चेहरे का जादू बिखेरने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रबंधन के लिए समिति का भी गठन हो गया है। उस समिति में जिस तरह के कद्दावर नेताओं को रखा गया है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है, उनको भी रखा है। ये अलग विषय हो सकता है राजनीति का कि उनका क्रम 5वां क्यों दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और संगठन के बीच जो रणनीतिकार होते हैं उनके हर फैसले में कुछ न कुछ छुपा हुआ होता है जो उनकी दूरदृष्टि को दर्शाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में अपने आप को अलग पार्टी की तरह से प्रदर्शित किया है और सत्ता को लेकर के जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी के पास में रणनीति होती है, साम दाम दंड और भेद वाली, उस रणनीति के बीच में अब जो ये सुगबुगाहट है, इस सरगर्मी को नई दिशा और नई हवा देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वो अब निकल चुके हैं अपने अपने एरिया में। और इसी कड़ी में नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, संकट मोचक के नाम पर उनको पहचाना जाता है पार्टी सत्ता संगठन के बीच में, वे ग्वालियर आए थे। कल उन्होंने एक एक करके राजनीतिक तौर पर संभावित ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो इस समय अपने आप में हाशिए पर हैं या आत्म केंद्रित हो गए हैं, या आज की भाषा में कहूं तो घर में लॉकडाउन हो गए हैं, जिनमें अनूप मिश्रा का नाम है जो कि पूर्व मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, उनके घर भी वो पहुंचे। इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा के घर पहुंचे, जयभान सिंह पवैया जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके घर भी पहुंचे, माया सिंह जो एक वरिष्ठ नेत्री हैं उनके यहां भी पहुंचे। इस तरह से लगातार नरोत्तम की कल जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स हुई वो एक तरह से ऐसी पॉलिटिक्स हुई कि जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि अभी कोई इस तरह का मतभेद नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, तो कंट्रोल का सवाल नहीं उठता। लेकिन अगर वो आए हैं और आने के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर नाश्ते में मुलाकात की थी, करीब 1.5 घंटे की ये मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी ऐसा माना जा रहा है, राजनीतिक पंडित ये बता रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर के लगातार संकट मोचक और सीएम के साथ कुछ ऐसी रणनीति तैयार हुई है, उसमें ये व्यूह रचना हो गई है कि किस तरह से नेताओं को कहां कब क्या कैसे करना है।
जबकि कांग्रेस की तरफ से अभी पत्ते नहीं खुले हैं और कांग्रेस को उम्मीदवारी चयन में भी दिक्कत आने वाली है। इन तमाम परेशानियों के बीच प्रशांत किशोर अपने जादू को उपचुनाव में किस तरह से लेंगे? क्या प्रशांत किशोर की आमद इन उपचुनावों में कहीं कांग्रेस के लिए एक नई प्रयोगशाला तो नहीं बन जाएगी? अगर उम्मीदवारी चयन में किसी तरह की भीतरघात नहीं होती है तो जिस पार्टी में भीतरघात नहीं होगी या भीतरघात का प्रतिशत कम होगा या भीतरघात को समय रहते कंट्रोल कर लिया जाएगा, वह पार्टी अपने आप में सत्ता का दोबारा वर्ण करेगी। अन्यथा चाहे प्रशांत किशोर हो चाहे कोई दूसरा रणनीतिकार हो, जनता ही जनार्दन है और वो अगर ठान लेगी तो किसी तरह की कोई रणनीति किसी पार्टी के लिए काम नहीं आएगी। सुलगते सवाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ देखते रहिए वीके न्यूज पर सुलगता सवाल।